Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous videos, we have covered half of CDP and we have started teaching aptitude and pedagogy of English language. So in this video, we will be discussing about teaching aptitude, a portion of teaching aptitude that covers qualities of an effective teacher. एक टीचर के अंदर, एक इफेक्टिव टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज रहना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंशियल बना सकता है एक टीचर की टीचिंग को या फिर वे ऑफ टीचिंग को, वे ऑफ टॉकिंग को, वो किस तरह से एक मॉडल की तरह बिहेव कर सकते हैं. तो क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर like professional competency, qualities related to personality, human qualities of the teacher. So professional competence, in professional competence प्रोफेशन के अंदर वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म करता है, अपनी प्रोफेशन को वो किस तरह से निभा पाता है. राइट. क्वालिटीज रिलेटेड टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करता है, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बच्चों के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, बच्चों के लेवल को वो किस तरह से बढ़ा सकता है, बच्चों के अंदर जो पर्सनालिटी है उसे वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है. ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ द टीचर, ह्यूमन क्वालिटीज यानी कि उसके अंदर क्या क्या इंटरनल क्वालिटीज़ हैं और मोरल्स है, एथिक्स है, जिसके हिसाब से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है और किस तरह खुद को वो इम्प्रूव कर सकता है, साथ ही साथ अपनी स्टूडेंट्स को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है, उनके बिहेवियर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. जस्ट अ सेकेंड. So a teacher must have these professional competencies that include, the first one is knowledge of teaching objectives. knowledge of teaching objectives यानी कि हर किसी चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जब हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले भी हम बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करेंगे. राइट. तो ऑब्जेक्टिव्स हम अपने लेसन प्लान्स में भी लिखे हुए होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें. राइट. तो हर एक टीचर को अपना ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, किस तरह से हम बच्चों के दिमाग में अपना जो वैल्यूज़ है उसे इंकलकेट करेंगे या फिर कोई भी नॉलेज को उनके अंदर फ्लोरिश करेंगे जो उन्हें पहले से पता है. उसके साथ अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसे किस तरह से हम रिलेट करें. काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाते हैं जिसके हिसाब से हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं. राइट. तो हर एक टीचर को अपना ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कमांड ओवर द सब्जेक्ट. कमांड ओवर द सब्जेक्ट यानी कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को उसके साथ अपना जो कमांड है, कमिटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. और कमांड अगर अपना नहीं रहा तो हम लैक करेंगे अपनी कॉन्फिडेंस में. अगर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम अभी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते. राइट. तो यही होता है जब हम पहले अपना डेमो देने के लिए कहीं भी जाते हैं. राइट. बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं. क्यों? क्योंकि वी जस्ट लैक आवर कॉन्फिडेंस. अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लैक कर जाता है इतने सारे बच्चों को एक साथ देख करके. और डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं होता जब हम पहली बार स्कूल में एंटर करते हैं, क्लास में एंटर करते हैं. राइट. तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लैक करता है. कभी कभी हम कमांड होते ही है सब्जेक्ट पे फिर भी हम कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं कुछ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से. कुछ इंस्टीट्यूशंस में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही हैं. पर अगर हमारा कमांड ओवर सब्जेक्ट अच्छा रहा, हम अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसे हम यूं ही टैकल कर सकते हैं क्लासरूम में. तो कमांड रहना बहुत ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट की जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के जो बैकग्राउंड है, फैमिली है, उनके घर में क्या चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं दे रहा, किसका कितना इंटरेस्ट है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए. हम कोई एक फॉर्मल टेस्ट के हिसाब से भी ये सब को पता लगा सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम पूछ सकते हैं. वहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं हर एक बच्चे के बारे में. तो स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, स्टूडेंट का नॉलेज यानी कि स्टूडेंट के
स्टूडेंट के बारे में हम कितना जानते हैं, है ना। वही होता है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम कितना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी सामने ऐसे ही कुछ भी गाकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत वेरी करते हैं, कोई भी किसी से सिमिलर नहीं होता, राइट। तो इसी के वजह से हमें स्टूडेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना टेक्निक हम किस तरह से अपने टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ हम किस तरह से फॉलो करते हैं। पहले हम अपनी लेसन प्लान्स, ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं एक लेसन को पढ़ाने से पहले। क्योंकि हमें अपना भी टाइम सेव करना होता है, हम अपना एनर्जी भी सेव करना चाहते हैं और बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं एक टॉपिक को। तो अगर एक टॉपिक को हमें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ एंड टेक्निक्स को फॉलो करने होते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हमें पता होने चाहिए। फिर जो रहा करंट इवेंट यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है एक्चुअली। करंट इवेंट्स इसीलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम अपना टॉपिक जब प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, तब हम उस करंट इवेंट को इस टॉपिक के साथ, हर एक टॉपिक के साथ हम इंक्लूड कर सकें, हम रिलेट कर सकें, जिससे कि अपना जो बच्चा है वो बिल्कुल अपने रियल लाइफ के साथ मिल जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा कि हम वो टॉपिक उसे क्यों पढ़ा रहे हैं और किसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, इसके एप्लीकेशंस क्या है। इसी के हिसाब से करंट इवेंट्स, न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ना चाहिए और काफ़ी सारे, बहुत सारे अभी तो सोर्सेज बहुत है, इंटरनेट है, तो हर एक चीज़ को हमें ध्यान में रख के चलना होता है। कम्युनिकेटिव एबिलिटी, देखिए कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम कितने अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं या फिर कितने अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं, कितने फ्लुएंट है, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज़ जस्ट अ मीडियम, राइट। हम अपना जो फीलिंग है वो दूसरों को बताते हैं, दूसरों की फीलिंग को हम समझते हैं। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल एक मीडियम ही होता है। पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश में झाड़ते जाएंगे, बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, ट्राइलिंगुअल होना चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेटिव एबिलिटी के अंदर हम 3 लैंग्वेज को इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो है एक नेशनल लैंग्वेज, एक टीचर को पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी क्लासरूम को ट्राइलिंगुअल बना सकें। ज़्यादातर बाइलिंगुअल होता है पर ट्राइलिंगुअल हुआ तो भी अच्छा है, राइट। ट्राइलिंगुअल अगर हम अपनी क्लासरूम को बना सकें तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे टॉपिक्स समझ नहीं पाते हैं और रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना तो दूर की ही बात है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी। इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी मतलब कि किस इंडिविजुअल को किस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाए। जो एवरेज के ऊपर के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ गाइड करना होता है। पर जो लो लेवल के बच्चे होते हैं, एक्सट्रीमली लो IQ वाले बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत होती है। सिर्फ गाइड से उनका काम नहीं चलने वाला, हमें हर एक चीज़ में उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहना होता है। तो इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं कि कुछ भी टॉपिक पढ़ाए और चले गए, ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शंस काफ़ी अच्छे से देना होता है। किस बच्चों को किस तरह से हम इंस्ट्रक्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी स्किल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाता है अपना रिसर्च एबिलिटी। एक टीचर को पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। अब हम एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उन सारे बच्चों के बैकग्राउंड्स क्या हैं ये हमें पता होता है और हम उन लोगों के ही बीच में रिसर्च करते हैं कि किस तरह से पढ़ाने के बाद वो किस तरह से अपना बिहेवियरल मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, शो करते हैं, वो किस तरह से अपना बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं, कितना उनके अंदर चेंजेस आता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम अपनी क्लासरूम में परफॉर्म कर सकते हैं रिसर्च के लिए। तो रिसर्च एबिलिटी और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए एक टीचर के अंदर। टीचर मस्ट नॉट सीज टू लर्न, राइट। सो एक टीचर को कभी भी सीज नहीं होना है लर्निंग के साथ, राइट। तो हम हर एक मोमेंट में हम बच्चों को सिखाते ही हैं पर बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो ये सारे जो रिसर्च एबिलिटी है ये एक टीचर के अंदर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिविटी हम बच्चों के अंदर फ्लोरिश कराते हैं पर अपने अंदर उतना क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस
ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अपने बच्चों के अंदर हम किस तरह से क्रिएटिविटी को इंकलकेट कर सकते हैं और उनके अंदर जो इमेजिनेशन है, उनके अंदर जो इंटरेस्ट है, उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है, हम उसे किस तरह से फ्लोरिश करके बाहर निकालते हैं, है ना। तो यही हमारे अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए कि हम किस तरह से उनके क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ा पाते हैं, इंप्रूव करा पाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप काफ़ी तरीके के होते हैं, 5 तरीके 7 तरीके, कहीं भी कहीं 5 लिखा होता है, कहीं 3, कहीं 7, राइट। तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अथॉरिटेरियन लीडरशिप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है बच्चों के ऊपर, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। हम एक एक्टिविटी दे रहे हैं बच्चों को, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ उन्हें एक्टिविटी दें और उन पर प्रेशर डालें कि आप इसी के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसे कंप्लीट करो, चाहे किसी से देखकर, कहीं से रट्टा मारकर, किसी इंटरनेट से डाउनलोड कर, नहीं, वो खुद कुछ परफॉर्म करें, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के साथ वो खुद कुछ एक्सपीरियंस करें, राइट। तो इसी के साथ हम लीडरशिप क्वालिटी को, अपना लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं पार्टिसिपेट करके। अब हम जो भी एक्टिविटीज़ देते हैं उनके साथ हम पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करेंगे और अच्छा कॉन्सिक्वेंस हमें मिलेगा। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हम अपने इंटरेस्ट इन टीचिंग। इंटरेस्ट इन टीचिंग, जैसा कि हमने कहा, हम कभी भी सीज नहीं होंगे पढ़ने को, कुछ सीखने को, राइट। तो लर्न के साथ साथ हमें टीचिंग पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। हमें पता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हम करियर में क्या करेंगे। अगर टीचिंग हमें बाय मिस्टेकनली मिल गया, बाय मिस्टेकनली बोलने का मतलब ये है कि हमें पसंद नहीं था टीचिंग, पर हमें करना पड़ा टीचिंग। तो जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देते अपनी प्रोफेशन पर अगर हम आ ही गए हैं प्रोफेशन को, तो क्यों ना इससे अच्छे से निभा लिया जाए, राइट। तो हमारा जो इंटरेस्ट है अपनी प्रोफेशन पर वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अपना डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से हम दे पाएंगे अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर और हमारे क्लासरूम में अपने बच्चों पर। तभी जा कर के उनका इम्प्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ अपना भी जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, ये बिल्कुल सिमिलर है। कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। कमांड रहना चाहिए और कमांड रहा तो ही इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट रहा तो कमांड आएगा, ये इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट इज स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। जो भी अपना ऑडियो विजुअल एड्स होता है, बहुत ही सारे एड्स होते हैं जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं। अभी माइंड मैप्स रहा या फ्लो चार्ट्स रहा, डायग्राम्स रहे, ये सारे कुछ हम किस तरह से यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं स्किल्स, जो कि हमारे अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाए अपने अंदर कि किस एड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, अगर ये स्किल्स हमें नहीं पता रहा तो हम बिल्कुल उन एड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आजकल के जो डिजिटलाइज्ड ज़माना है वहाँ पे अगर हम टीचिंग एड्स का अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाए और ट्रेडिशनली हम कोई भी क्लासरूम चला रहे हैं तो ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है और बच्चों के लिए भी इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन स्किल्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन स्किल को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि इवैल्यूएशन स्किल्स के विदाउट हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो हर एक टीचिंग के बाद, हर एक क्लास के बाद करने के लिए तो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचता नहीं है, पर टाइमली हम असेसमेंट्स करते हैं, ऐसे होता है, एफए होता है, राइट। तो ये सब कुछ जो इवैल्यूएशन होता है ये काफ़ी अच्छा होता है अपने बच्चों के लिए। तो इवैल्यूएशन के स्किल्स हमें पता होना चाहिए, हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएशन के स्किल्स किस तरह से बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हम ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ यानी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज बना सकते हैं और जो इफ़ेक्टिव है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपनी क्लासरूम को हम किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज़ को, हम अपनी कोई भी एक्टिविटी देते हैं उनमें बच्चे किस तरह इंटरेस्ट देंगे, हम
उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा सकता है, राइट। इस तरह की जो बहुत सारे स्किल्स हैं हमारे अंदर रहने चाहिए। तो ये तो रहा अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो कि इंक्लूडेड है अंडर क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। बाकी का जो दो रहा हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।